हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज 17 सितंबर है। आज का दिन 3 महत्वपूर्ण दिवसों के रूप में मनाया जाता है। पहला, विश्वकर्मा जयंती आज के दिन मनाई जाती है, यानी 17 सितंबर को। ये जो दिवस है ये शिल्प और वास्तुकला के देवता को समर्पित है। भगवान विश्वकर्मा को शिल्प और वास्तुकला का देवता माना जाता है, यानी कि एक सुपर इंजीनियर के रूप में हैं। और इस दिन कारखानों, कार्यशालाओं, औजारों और मशीनों, इस सब की पूजा की जाती है। और विशेष रूप से मजदूरों, इंजीनियरों, तकनीशियन और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ये मनाया जाता है पूरे भारत के अंदर। तो विश्वकर्मा जयंती है 17 सितंबर। और दूसरा, ये हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में भी 17 सितंबर को तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस ऐतिहासिक दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को भारत संघ में विलय किया था 17 सितंबर 1948 को। तो विश्वकर्मा जयंती और हैदराबाद मुक्ति दिवस, ये दोनों आज की डेट पे मनाया जा रहा है। उसके अलावा तीसरी चीज़, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ये पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, यानी कि जो रोगी हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ दिवस। इसे 2019 में WHO के द्वारा शुरू किया गया, आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा की गई। इसका जो उद्देश्य है वो मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवाओं में जो मेडिकल एरर्स हैं, चिकित्सीय त्रुटियां हैं, उनको कम करना, स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता, सुरक्षा मानक और रोगी सेंट्रलाइज्ड दृष्टिकोण को कैसे डेवलप किया जाए, इन सारी चीज़ों पर इसका मेन फोकस है। इसका जो महत्व है कि वैश्विक स्तर पर ये दिन स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, ताकि सुरक्षित इलाज हर मरीज तक पहुंच सके, और उसका अधिकार भी है ये। तो इस तरीके से जो आज का दिन है, ये विश्वकर्मा जयंती, हैदराबाद मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जा रहा है। अब आइए आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। भारत की पहली बांस आधारित बायोएथेनॉल, बॉम्बो बेस्ड बायोएथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भारत की पहली है जो बांस आधारित बायोएथेनॉल प्लांट है। सिलचर त्रिपुरा में, या फिर नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम, रांची झारखंड, नागालैंड। आपका आंसर है बी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम। इस परिसर में प्रधानमंत्री ने असम के इस परिसर में भारत की पहली बांस आधारित बायोएथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य हरित ऊर्जा उत्पादन, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाना है, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है, भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान की पहली त्रिपक्षीय बैठक। इन 3 देशों की, भारत की, ईरान की और उज्बेकिस्तान की, ये कहाँ आयोजित की गई? 9 सितंबर को ये बैठक हुई है नई दिल्ली में, तेहरान में, ताशकंद में, दोहा में। तो ये हुई है तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में ये बैठक संपन्न हुई। इसमें चाबहार पोर्ट, उसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और आतंकवाद से लड़ने में सहयोग पर चर्चा हुई। ये बैठक भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का हिस्सा है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है। देखिए इस पे कैसे प्रश्न बन सकता है कि भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हाल ही में किस बैठक से जुड़ी रही? कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भारत की। तो ये भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान त्रिपक्षीय बैठक में निकल करके सामने आई है। तो भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान की जो तेहरान में बैठक हुई, इसी बैठक में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जनरेट की गई, ये उसी का हिस्सा है। भारत मध्य एशियाई देशों से रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में भारत अपनी व्यापारिक गतिविधियों को, अपने विकास संबंधी प्रोडक्ट, बाजार, उन सारे क्षेत्रों में
खुद को इस्टेब्लिश करे और सहगामी विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सके। भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार वार्ताओं में मुख्य विवाद का बिंदु क्या है? रक्षा सामग्री का आयात, यूरोपीय यूनियन का दवा और शराब पर शुल्क कम करने की मांग, शिक्षा सेवाओं का विस्तार, भारत द्वारा आईटी सेवा निर्यात पर सीमा। ये यूरोपीय यूनियन जो है ये चाहता है कि भारत दवाओं पे और शराब पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वहाँ से सामान यहाँ आ रहा है उस पर शुल्क कम कर दे। अब अगर ऐसा कर दे तो वहाँ की दवाएं भारत में सस्ते में बिकेंगी और शराब और सस्ते में बिकेगी। भारत का कहना है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे यहाँ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, सस्ती शराब होगी और ज़्यादा अवेलेबल होगी लोगों के लिए और लोगों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। और दूसरा, घरेलू उद्योग हमारा, अगर हम दवाओं को सस्ता कर देते हैं तो जो हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वो भी नष्ट होगी। तो इसलिए इन दोनों के बीच में भारत और यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे बड़ा विवाद यूरोपीय संघ की ये मांग है कि भारत शराब और फार्मास्यूटिकल पर लगाए गए शुल्कों को कम करे ताकि ये अपने यहाँ की ये दो चीज़ें, शराब को और दवाओं को भारत में बेच सकें। लेकिन भारत ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके, टैरिफ लगा के उसके दाम को बढ़ा रखा है जिससे इनकी पहुँच हमारे बाज़ार में नहीं हो पा रही है और इसी वजह से ये भारत और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रुका हुआ है। हाल ही में भारत की क्रिकेट टीम का नया लीड प्रायोजक कौन बना है? बैजूज, अपोलो टायर्स, ड्रीम 11 या पेटीएम? तो आंसर है अपोलो। अपोलो ने 16 सितंबर 2025 को अपोलो टायर्स, भारत का जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसका नया लीड प्रायोजक बनाया गया है। इससे पहले ड्रीम 11 के पास में ये जिम्मेदारी थी। ये बदलाव खेल, अर्थशास्त्र, ब्रांडिंग, कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता रहता है। इस तरीके के प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सफलता से जुड़ा हुआ है? पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड? आंसर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको 1987 में 16 सितंबर को इस प्रोटोकॉल को ओजोन परत संरक्षण के लिए सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में माना गया और जिसकी ग्लोबल लेवल पर लगभग पूर्णतः स्वीकृति है। तो इसके तहत CFC और अन्य जितनी हानिकारक गैसें हैं उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया, जिसके कारण ओजोन परत की मरम्मत और उसमें रीस्टोरेशन संभव हो पाया है। तो एक ये इसलिए इसको सफल माना जाता है क्योंकि जिस मिशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया वो अपने उद्देश्य में सफल रहा और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता है जो लगभग पूरी तरीके से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने कौन सा कृषि अभियान शुरू किया है? आत्मनिर्भर किसान मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, रबी अभियान 2025, किसान सशक्तिकरण योजना? आंसर है रबी अभियान 2025। अभी 16 सितंबर को दिल्ली में रबी अभियान 2025 का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य है गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों जैसी रबी फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और इस अभियान में वैज्ञानिक, नीति निर्माता और राज्य सरकारें शामिल होंगी। ये कृषि क्षेत्र में तकनीकी समन्वय और किसानों की आय वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी अभियान 2025 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है वन नेशन, वन एग्रीकल्चर और वन टीम। रबी अभियान 2025 की थीम वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। इस थीम का अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में सभी हितधारक, किसान, वैज्ञानिक, नीति निर्माता एकजुट होकर के कार्य करें। इसका लक्ष्य कृषि में समान अवसर और समन्वित प्रयास सुनिश्चित करना है। ये थीम सहयोगी शासन और संयुक्त नीति की भावना को बल देती है।
नेपाल में असंतोष और आंदोलन का प्रमुख कारण क्या रहा? बाहरी आक्रमण, जातीय और क्षेत्रीय असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं या फिर विदेशी हस्तक्षेप? इसका आंसर है जातीय और क्षेत्रीय असंतुलन। नेपाल के अंदर जो अभी आपने आंदोलन देखा और पीछे से भी कई बार इस तरीके के आंदोलन वहाँ चले, लेकिन इस बार का स्वरूप व्यापक था। जेनजी के रूप में जो आंदोलन सामने आया उसमें जातीय और क्षेत्रीय असंतुलन उसके बैकग्राउंड के पीछे छुपा हुआ था। नेपाल में मधेसी, थारू जनजातीय समुदायों को सत्ता संरचना से उपेक्षित महसूस हुआ। राजधानी केंद्रित नीतियों, पहाड़ी प्रभुत्व ने गहरी असमानता पैदा की और इस असमानता ने असंतोष को जन्म दिया जो आंदोलन में परिणित हुआ। लोकतांत्रिक संविधान के बाद भी जब सभी समुदाय की मांगें पूरी नहीं हुई तो असंतोष बढ़ा और यही नेपाल के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य का मूल कारण है। और अगर ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाए कि नेपाल की जनता बार बार सड़कों पर क्यों उतरी? सरकार बदलने के लिए, संवैधानिक सुधार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए, राज परिवार की वापसी या संघीय ढांचा समाप्त करने के लिए? आंसर है संवैधानिक सुधार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। आपने देखा है कि 1990 की दशक में, 2006 में और फिर 2015 में भी यहाँ का कई वर्ग असंतुष्ट रहा और व्यापक लेवल पर आंदोलन हुए। नेपाल में जन आंदोलन केवल सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि अस्थायी लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित करने के लिए था। जनता चाहती थी कि संविधान समावेशी हो, सबको समान अधिकार मिले और शासन जो है वो जवाबदेह हो। 1990-2006 के आंदोलन इसी उद्देश्य से हुए। 2015 में नया संविधान आया, उससे कई वर्ग असंतुष्ट रहे। यही कारण है कि सड़कों पर उतरना नेपाल की लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक बना रहा और उसी की परिणति रही कि इस तरीके का बड़ा मूवमेंट आपने अभी नेपाल में देखा है। भारत ने मॉरिशस को कितनी राशि का आर्थिक पैकेज दिया है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने कई धार्मिक स्थानों का भी भ्रमण किया, वहाँ गए और तमाम तरीके की दोनों देशों के बीच में डील हुई, जिसमें प्रमुख डील दोनों के आपसी व्यापार अपनी मुद्रा में करने पर सहमति बनी है। उसके साथ ही साथ भारत ने मॉरिशस को कितनी राशि का आर्थिक पैकेज दिया है? 480 मिलियन, 500 मिलियन, 680 मिलियन, 720 मिलियन? आंसर है 680 मिलियन का पैकेज भारत ने मॉरिशस को दिया है। सामरिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने $680 मिलियन का पैकेज मॉरिशस को प्रदान किया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष शोध सहित 7 क्षेत्रों में समझौते किए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, उनका नेम आपको कमेंट करना है। भारत के राष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस को आइए डिस्कस करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचक मंडल करते हैं, साधारण बहुमत द्वारा संसद से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर? आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाता है। ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं और इसमें जो नामित सदस्य हैं यानी मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। ये प्रणाली इसलिए अपनाई गई है ताकि राष्ट्रपति को व्यापक संघीय और लोकतांत्रिक जो वैधता है वो प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। इसमें मृत्युदंड सहित किसी भी दंड को कम करने, माफ़ करने या स्थगित करने का अधिकार है। ये शक्ति केंद्र सरकार से संबंधित मामलों, सशस्त्र बलों के मामलों या मृत्युदंड पर लागू होती है। ये न्यायालय के निर्णय को रद्द नहीं करती बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से कार्यपालिका द्वारा अंतरिम राहत प्रदान करती है। यानी कि ये कार्यपालिका राष्ट्रपति की ये कैसी शक्ति है? तो ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। न्यायिक शक्ति यानी माफ़ करने की शक्ति है, लेकिन न्यायालय के रूप में राष्ट्रपति नहीं बैठता, यहाँ सुनवाई नहीं होती। ये एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति की।
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे सौंपते हैं? अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आर्टिकल 56 में यह बात की गई है कि भारत का राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। त्यागपत्र स्वीकार होते ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा और अगर उपराष्ट्रपति हैं तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और अगर पता चले उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं हैं तो ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जाएगी। और ये प्रावधान इसलिए ऐसे किया गया है ताकि राष्ट्रपति पद की निरंतरता बनी रहे और संवैधानिक शून्य की स्थिति उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति कौन था जिसे 2 बार का कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला? राधाकृष्णन जी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया। 1950 से लेकर के 1962 तक वो अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार पद संभाले। वो 1950 में पहले राष्ट्रपति बने, 1957 में पुनः निर्वाचित हुए और लगभग 12 वर्ष तक इस पद पर रहकर भारतीय गणराज्य की नींव को उन्होंने मजबूत किया। उनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। संविधान का आर्टिकल 108 जो है वो संयुक्त बैठक की बात करता है। 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर वो ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष और अंत में राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति केवल उद्घाटन वाला भाषण देते हैं, अध्यक्षता नहीं करते। ये प्रावधान मुख्य रूप से विधेयकों पर दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए लाया जाता है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो केवल और केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संदर्भ में लाया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में ये नहीं लाया जा सकता क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की ही शक्ति पर्याप्त होती है और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती। तो किस केस में आ सकता है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक वो विधेयक जिनका स्वरूप कैसा है? साधारण विधेयक जैसा, उनके संदर्भ में ही ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। तो आज के करंट अफेयर्स की हम लोगों ने चर्चा किया। राष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे और बाकी आज के दिवस के बारे में भी डिटेल में हम लोगों ने जाना है।